सुप्रभात बच्चों। आशा है आप सकुशल होंगे। वह जो भी पढ़ाया जा रहा है वो साथ साथ समझ भी रहे होंगे। कल हमने पढ़ा तलाश। तलाश में पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिमाग में आता है कि हमारे भारत का अतीत क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे इतना सब कुछ होने पे हम वर्षों तक दूसरे देशों के गुलाम होकर भी अपने वो पहचान बनाए हुए हैं। इसका कोई ना कोई तो कारण है, इसलिए उसने अपनी प्राचीन संस्कृति अतीत का की तलाश करनी चाहिए, उसे देखना चाहा। तो वो विदेशियों द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ता है, साथ ही साथ भ्रमण भी करता है और ये खोजने की कोशिश करता है ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम इतना कुछ होने के बाद भी हमारा अस्तित्व बना हुआ है, और ऐसा क्या हुआ जो हम इतने हमारे अंदर इतना जज्बा होने के बाद भी हम दूसरे देशों के गुलाम बन गए। ऐसा वो इस बात की खोज में है। तो हम कल पढ़ा, उससे आगे कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। इससे आगे हम पढ़ते हैं कि किस तरह से वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पहाड़ों पर्वतों की यात्रा करता है, और किस तरह से वो विदेश पुस्तकों ने, इतिहासकारों ने जो पुस्तकें लिखी उनसे वो जानकारी हासिल करता है। मैंने पुराने स्मारकों, भग्नावशेष मतलब जो महल टूट फूट गए थे उनके अवशेषों को, पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। भित्ति मतलब गुफाओं के दीवारों पर बनी हुई चित्र देखना। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं और अन्य स्थानों को देखा। मैंने आगरा और दिल्ली में कुछ समय बाद बनी खूबसूरत इमारतों को भी देखा, जहाँ का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत की कहानी कह रहा था। तो जब तलाश में निकला तो कह रहा है कि मैंने बहुत भ्रमण किया, स्मारक देखे, और प्रत्येक चीज़ ऐसा लग रहा था जैसे भारत के अतीत की बात बता रहा हो। मैं अपने शहर इलाहाबाद में या फिर हरिद्वार में महान स्नान पर्व कुंभ के मेले में जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ अब भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आते हैं। तादाद में मतलब संख्या में, वैसे ही जैसे हजारों वर्ष से उनके पुरखे गंगा स्नान करने के लिए भारत के सभी कोनों से आते रहे हैं। मुझे 1300 साल पहले चीनी यात्रियों और कुछ दूसरे लोगों द्वारा लिखे इन पर्वों के वर्णन की याद आ जाती है। कह रहे कि मैं जाके देखता हूँ। तो मुझे कह रहा है कि वो जब चीनी यात्रियों ने यहाँ का इतिहास लिखा तो भी उन्होंने लिखा कि बहुत सारे गंगा स्नान के लिए आते हैं, इतने पर्व होते थे। कह रहे कि वो सारी बातें मुझे याद आने लगती हैं। गोकी उस समय भी ये मेले पुराने पड़ चुके थे और अनजाने प्राचीन काल में गुम हो गए थे। गुम हो जाना, खो जाना। मुझे हैरत होना, हैरान नहीं होना कि यह कौन सी प्रबल आस्था थी जो हमारे लोगों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती है। कि ऐसी कौन सी ऐसी आस्था थी जो इतने वर्ष, इतनी पीढ़ियां बीत गई, पीढ़ी दर पीढ़ी बीतती जा रही हैं, लेकिन वो आस्था वहीं की वही है और इस नदी की तरफ खींचे ले आती हैं। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी कि अतीत में अच्छी तरह से देखूं। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगी। मेरे पूर्वजों की भूमि में ऐसे जीते जागते लोग आबाद हो गए जो हंसते रोते थे, प्यार करते थे और पीड़ा भोगते थे। इन्हीं में से ऐसे लोग भी थे जिन्हें जिंदगी की जानकारी और समझ थी। इस अतीत के सैकड़ों सजीव चित्र मेरे मन में भरे थे। जब भी किसी जगह जाता था उस विशेष स्थान से संबंध चित्र तत्काल मेरे सामने खड़ा होता था। बनारस के पास सारनाथ में मैंने बुद्ध को उनका पहला उपदेश देते हुए लगभग साफ देखा। 2500 वर्ष का फासला तय करके उनके कुछ अभिलिखित शब्द जिसे दूर से आती प्रतिध्वनि की तरह मुझे सुनाई पड़े, मतलब महसूस हो रहे थे उनको, जैसे कि बुद्ध अब भी वहाँ पे अपना
प्रवचन दे रहे हैं, जैसे कि उसके शब्द अभी भी उसके कानों में पड़ रहे हैं, वो महसूस कर रहा था। अशोक के पाषाण स्तंभ जैसे अपने शिलालेखों के माध्यम से मुझे एक ऐसे आदमी के बारे में बताते हैं जो खुद एक सम्राट होकर भी किसी अन्य राजा और सम्राट से महान था। फतेहपुरी सीकरी में अपने साम्राज्य को बुलाकर बैठा अकबर विभिन्न मतों के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कर रहा था। वह जिज्ञासु भाव से मनुष्य की शाश्वत समस्याओं का हल तलाश कर रहा था। इस तरह भारत के इतिहास की लंबी झांकी अपने उतार चढ़ावों के और विजय पराजयों के साथ से जैसे धीरे धीरे मेरे सामने खुलती जा रही थी। मुझे इतिहास के 5000 वर्षों से चली आ रही इस सांस्कृतिक परंपरा की निरंतरता में कुछ विलक्षणता प्रतीत होती है। यह परंपरा जो दूर दूर तक जनता में फैली थी और जिसने उन पर गहरा प्रभाव डाला था। भारत की शक्ति और सीमा, यहाँ तक तो अभी लेखक ने बताया कि किस किस तरह से उसने कैसे भारत के अतीत को समझने का प्रयास किया। अब कि शक्ति और सीमाएं ऐसी कौन कौन सी थी। भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाश के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है। कि भारत एक बहुत महान देश था, बहुत शक्तिशाली देश था, फिर भी वो उसका पतन होना, नष्ट होना, धीरे धीरे उसकी शक्ति कम हो गई करके मैं उसकी खोज करने लगा। कैसे ऐसा क्या हुआ कि भारत इतना विशाल देश, इतना महान देश, जिसमें इतनी इस तरह की आप प्राकृतिक सुविधाएं सब कुछ है, देखने योग्य इतिहास है, फिर भी कैसे नष्ट हुआ। वो उसकी तरह की वो उसकी जो गाथा है, वो कहानी है, वो उलझी हुई है, पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त स्पष्ट है। भारत तकनीकी दौड़ में पिछड़ गया, मतलब जो वैज्ञानिक प्रगति थी उसमें अन्य पश्चिमी देशों से भारत पिछड़ गया। सबसे पहला कारण यह है। यूरोप जो तमाम बातों में एक जमाने में पिछड़ा हुआ था, कह रहा है कि ज्यादातर सब बातों में भारत से पिछड़ा हुआ था, यूरोप तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया और भारत तकनीकी प्रगति के मामले में पीछे रह गया। तो इसका सबसे एक मेन जो पिछड़ापन का कारण था वो क्या था? वैज्ञानिक प्रगति। इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलामंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। नई तकनीकों ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूर्व पर अधिकार करना आसान हो गया। यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी थी। मतलब जो यूरोप के देश थे उन्होंने वैज्ञानिक उन्नति पहले की, उन्होंने जल्दी वैज्ञानिक उन्नति की और उससे उनमें हौसला ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने अपनी सेना का विस्तार कर लिया और धीरे धीरे करके एशिया के देशों पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया, जैसा कि आपने अपने इतिहास की पुस्तक में भी पढ़ा होगा। ऐसा क्यों हुआ? इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है। कह रहे कि ऐसा क्यों हुआ कि सब में सबसे आगे होने पर भी भारत वैज्ञानिक तकनीकी तौर पे क्यों पिछड़ गया? ऐसा क्यों हुआ? कह रहे कि इस गुत्थी को, इस समस्या को सुलझाना भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी भी नहीं, किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगता है। कह रहे कि पहले तो भारत में लोग मानसिक रूप से भी जागरूक थे और तकनीकी रूप से भी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उत्तरोत्तर मतलब धीरे धीरे गिरावट आने लगी। जीवन की लालसा और उद्यम की कमी आती गई कि जीना आलस से भरे जीवन जीना और बस एकदम अपनी इच्छाओं को पूरा करना और उद्यम में कमी, लोग परिश्रम कम करने लगे। क्षीण होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति लेती गई। क्षीण होती क्षीण मतलब कमजोर होना, रचनात्मक मतलब कुछ नई नई चीजें बनाने की जो आदत थी वो क्या हो गई? कमजोर पड़ गई। और अनुकरण की प्रवृत्ति कि जिसे दूसरे ने जो बनाया उसी के पीछे पीछे हम चल दिए, वो क्या होगी? अनुकरण की प्रवृत्ति, अनुकरण की आदत, पीछा करने की आदत हो गई। जहां कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रगति और ब्रह्मांड के रहस्य को भेदने का प्रयास किया था, वहां शब्दाडंबर से लैस भाष्यकार
उसकी जगह लेता दिखाई देने लगा। मतलब सब कुछ खोजने की बजाय सिर्फ बातों बातों से बड़ी बड़ी बातें होने लगी। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पिचकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। मतलब बड़ी बड़ी बनाना और मूर्ति बनाना, मतलब छोटी छोटी एकदम उसमें कलात्मकता दिखाई देने वो जगह नक्काशी। नक्काशी मतलब छोटी सी चीज को बहुत ही बारीकी से बनाना। बहुत बड़े इमारतें बनाने की जगह वह छोटी छोटी चीजों में ज्यादा खूबसूरती लाने के चक्कर में तो ज्यादा समय में कम काम होने लगा। प्रभावी किंतु सरल सजी और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत जटिल साहित्य शैली ले ली। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी, इसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था। क्षीण होती चलेगी कि जिससे हम पूरे विश्व में हमारी प्रभाव था कि हम हर हिम्मत वाला काम करते थे, हमें मरने से कोई डर नहीं था। वो शक्ति अब धीरे धीरे क्या हो क्षीण हो रही थी, कमजोर हो रही थी। और उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िता को ने जन्म ले लिया। और साथ साथ जो कुछ लोगों की मानसिकता क्या होगी कि जो महासागरों को पार करेगा वो लोग उनको अच्छा नहीं माना गया, कि महासागर पार करना एक अच्छा काम नहीं है, अधार्मिक काम माना गया। तो ये संकीर्णता आ गई, विचारों में संकीर्णता मतलब छोटापन, जो मानसिक विस्तार था वो धीरे धीरे संकीर्ण होने लगा। लोग महासागरों को पार करके जाना गलत काम मानने लगे। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त हो गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। कह रहा है कि किसी भी चीज की जो जांच पड़ताल दो दिमाग से जो काम करने की जो परंपरा थी वो तो धीरे धीरे क्या हो गई खत्म हो गई। और लोग मूर्ति पूजा में अंधविश्वास करने लगे, अंधविश्वासों में डूबने लगे। और इसी अंधविश्वास के कारण हमारी वैज्ञानिक प्रगति धीरे धीरे रुक गई। अतीत के विकट बहार ने उसे कुचल कर रख दिया। वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मानसिक जड़ता और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का हवास होने लगा। वह गतिहीन और जड़ हो गया। जड़ होना मतलब एकदम एक जगह स्थिर हो जाना, कुछ भी उसमें प्रतिक्रिया न हो। जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर बढ़ते गए। समझ में आया बच्चों कि किस तरह हमारे अंदर हमारे विचारों में बदलाव आया। जो हम पहले साहसपूर्ण कार्य करते थे वो हमारा उसकी जगह किसने ले लिया, आलस्य ने। और जो विवेक पूर्वक हम खोज करते थे उसका जगह किसने ले ली, बाहरी दिखावे ने, आडंबर ने और मूर्ति पूजा ने। और इससे हम धीरे धीरे अवनति मतलब उन्नति नहीं अवनति की ओर अग्रसर हो गए और भारत की गति रुक गई। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। कह रहा है कि ये सब बातें हैं लेकिन ये एकदम पूरी तरह से सच से नहीं है। पूरी तरह से हम अगर जो हमारी प्राचीन बातें थी उनको हम तोड़ देते तो हमारा नाता भी अतीत से टूट जाता। एक युग का अंत और उसके धवनाशेषों पर किसी निजी चीज का निर्माण होता है। इस तरह का क्रम भंग नहीं हुआ और भारत में निरंतरता बनी रही। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे। मतलब लोगों को जगाने की जो जागरूकता थी वो भी धीरे धीरे आ रही थी। नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने का प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर्वस्तु बदल गई। कह रहा है कि पुराने के बाहर से वो दिखता था कि वो पुराना है लेकिन उसके अंदर भी धीरे धीरे बदलाव होने लगे। ऐसी लालसा जो लोगों को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं
किया जा सकता और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रही। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। सामर्थ्य देना मतलब शक्ति देना। कह रहा है कि बहुत सारे परिवर्तन हुए, हम वैज्ञानिक उन्नति में पिछड़ गए, उसके कारण थे कि हम बाह्य आडंबरों में ध्यान देने लगे, मूर्ति पूजा में ध्यान देने लगे, लेकिन फिर भी बीच बीच में कुछ लोग कुछ ऐसे थे जो पुनर्जागरण करते थे और कुछ नई और पुरानी चीज़ों का सामंजस्य बैठाना, मतलब तालमेल, एकदम सब चीज़ नई भी नहीं और सब चीज़ पुरानी भी नहीं। तो इसीलिए हम अतीत से जुड़े रहिए, नहीं तो अगर हम बिल्कुल ही जड़ हो जाते तो हम अतीत से भी टूट जाते, हमारा अतीत का नाता भी खत्म हो जाता। तो इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। इस पाठ को आप ध्यान से समझें। धन्यवाद बच्चों।